Hello students, I am Manish Nigam from Academy of Commerce, रायबरेली। आज हम लोग 12th क्लास की बुक में CBSE में जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसका आज फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 1 नाम रखा है इसीलिए उसको। यहाँ पर सबसे पहले तो ISC बोर्ड में ये चैप्टर अलग से रखा ही नहीं गया है। उसका पर्पज़ यह है कि इसमें जो कुछ खास चीज़ें हैं जो काम की हैं आगे बहुत, वो जो अदर चैप्टर्स हैं एडमिशन वगैरह है वहाँ पर कवर कर लिया गया है। लेकिन ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये दोनों ही बोर्ड्स में है, ISC में भी CBSE में भी, UP बोर्ड सभी में है ये। और इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो इसको बताने के पहले ये बता दूं कि गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत कब कब पड़ती है। पहली, जब पार्टनर्स, कोई नया पार्टनर आता नहीं जाता नहीं, लेकिन जो पार्टनर्स पहले से थे वही पार्टनर्स आपस में अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं, जो चैप्टर का नाम है। दूसरा, जब एडमिशन होता है तब। तीसरा, रिटायरमेंट होता है तब। चौथा, जब डेथ होती है किसी पार्टनर की तब। और पांचवा, जब दो फर्म्स आपस में मिलती हैं। मान लेते हैं A एंड B एक फर्म चला रहे थे, X, Y एंड Z एक फर्म चला रहे थे। अब दोनों फर्मों का एमलगमेशन हो रहा है और हम नाम रख देते हैं, मान लीजिए A to Z, फर्म का नाम रखते हैं A to Z। दोनों फर्में मिल गई। इस केस में भी गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी सी एक बात और बताना चाहूँगा, पार्टनरशिप की बात अगर हम करें तो 12th क्लास में जो कोर्स में है, अगर हम चाहें तो उसको 3 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। एक तो फंडामेंटल, जहाँ पर पार्टनरशिप की बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं। दूसरा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर्स हैं आपके कौन से, ये वाला सेकंड चैप्टर। दूसरा एडमिशन, फिर रिटायरमेंट एंड डेथ, दोनों एक ही चैप्टर में कवर किए गए। तो ये 4 टॉपिक्स, चारों को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में रख सकते हैं। और जो थर्ड टॉपिक बनता है वो है डिसोल्यूशन, वो एकदम डिफरेंट है। यानी ये जो 4 टॉपिक्स हैं इसमें फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, फर्म चलती रहती है, लेकिन चूंकि उनकी आपस में जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, नया कोई आ जाता है या कोई चला जाता है या रेशियो चेंज होता है, तो इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ने जाने वाला ये पहला चैप्टर है कि यहाँ पर इस चैप्टर में ना कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, बल्कि जो पार्टनर्स हैं उन्हीं के बीच में रेशियो चेंज हो रहा है। कुछ वो लोग आपस में चेंज कर रहे हैं, आपस में एग्रीमेंट करके। तो इसमें जो बातें आएंगी वो तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें जो सबसे मेन टॉपिक कवर होता है वो मैं पहले कवर किए ले रहा हूँ, और उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपके कोर्स में 4 मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट, इसके अपने आप में 2 मेथड हैं, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज पढ़ा देंगे, वेटेड एवरेज को ओरली बता देंगे, आप समझ जाएंगे। उसके बाद के जो 3 टॉपिक्स हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके लिए इन तीनों को हमने एक ही क्वेश्चन से आपको समझा देंगे, इसलिए इसके लिए क्वेश्चन बनाया है। बोर्ड पे कई क्वेश्चन लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए एवरेज प्रॉफिट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या सबसे ज़्यादा उसमें समझने का है, उसके लिए पूरा एक क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब गुडविल, सबसे पहले गुडविल क्या होती है। किसी भी बिजनेस का या फर्म का जो फेम है, उसका जो नाम है, उसी को गुडविल कहते हैं। गुडविल फिक्स्ड एसेट्स में कवर होती है
और ये लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स में आती है, दिखती नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। और एक और चीज़, गुडविल अगर किसी बिजनेस में है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुडविल को नॉर्मली हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। ठीक, अब आगे गुडविल का वैल्यूएशन चूंकि कई कामों में पड़ता है, अभी मैंने बताया एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह वगैरह में, तो इसलिए गुडविल के वैल्यूएशन के लिए 4 मेथड्स बनाए गए हैं। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जिस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है उसकी गुडविल होगी। जब ये मेथड बनाया गया होगा अकाउंटेंट्स के द्वारा तो उनके दिमाग में यही होगा कि जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है इट मीन्स उसकी गुडविल है, और इसीलिए उन्होंने ये मेथड बनाया और गुडविल को प्रॉफिट से लिंक कर दिया, गुडविल के वैल्यूएशन को प्रॉफिट से लिंक कर दिया, लेकिन किसी एक साल के प्रॉफिट को नहीं बल्कि एवरेज प्रॉफिट को, क्योंकि हो सकता है किसी एक साल में हमारा कुछ एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ इस तरह का हो जाए या किसी वजह से भी प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो जाए, तो एवरेज जब हम निकालेंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, इसीलिए एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाया गया। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर किसी साल के प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर इस गुडविल में जो हमें प्रॉफिट, हमेशा हमें गुडविल जो निकालनी होती है वो मान के चलिए हमेशा फ्यूचर के लिए निकालते हैं, और इसीलिए हमें FMP मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को निकालना है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है तो जो प्रॉफिट्स फ्यूचर में हम मेंटेन करेंगे, और इसीलिए अगर किसी साल कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया था तो उसे हम वापस ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि उस लॉस ने उस साल के प्रॉफिट को एबनॉर्मली कम कर दिया था, तो हम ये सोचेंगे अगर ये लॉस ना हुआ होता तो कितना प्रॉफिट होता, तो लॉस ना हुआ होता तो प्रॉफिट ज़्यादा होता, इसीलिए एबनॉर्मल लॉस शुड बी एडेड। और अगर एबनॉर्मल गेन है तो दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, क्योंकि हम वही सोचेंगे अगर ये एबनॉर्मल गेन ना हुआ होता तो कितना प्रॉफिट होता, तो कम प्रॉफिट होता, इसलिए लेस करेंगे। और अगर कुछ और एक्सपेंसेस फ्यूचर में होने वाले हैं और हमने नहीं लिखे हैं तो उनको माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस मैन ने अभी तक वो नहीं करा रहा था इंश्योरेंस और अब फ्यूचर में इंश्योरेंस कराने की सोच रहा है, तो वो हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम देगा, तो हम हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम घटा सकते हैं। या जैसे हमारे इस क्वेश्चन में है कि हमने सपोज़ रेम्यूनरेशन नहीं दिया था और हम देना चाहते हैं या देंगे तो उसको माइनस कर देते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें हम इसमें माइनस कर देते हैं। बहरहाल हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट्स को लिखते हैं। देखिए इस मेथड में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ईयर एंडेड 2017 और फिर 18, 19, 20, इसमें देखेंगे 1,50,000 का प्रॉफिट है, 1,50,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें लिखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय थेफ्ट ₹75,000। 75,000 का लॉस हो गया था ड्यू टू थेफ्ट। तो अब सोचेंगे अगर ये लॉस ना हुआ होता, थेफ्ट ना हुई होती, तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होता, इसलिए 75,000 इसमें हमने ऐड कर दिया। फिर 18 में हमें लॉस हुआ है, लॉस को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 2,25,000, ये मेरा लॉस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं। लेकिन आफ्टर एबनॉर्मल गेन मींस अगर ये एबनॉर्मल गेन ना हुआ होता, एबनॉर्मल गेन होने के बाद का ये प्रॉफिट है, इसका मतलब अगर ये गेन ना हुआ होता तो हमारा लॉस और होता, इसका मतलब इसको भी माइनस कर देंगे। हमने बताया था लॉस, एबनॉर्मल लॉस प्लस किया जाता है, एबनॉर्मल गेन माइनस किए जाते हैं,
तो ये भी माइनस में है और इसको भी माइनस कर लेते हैं, चलिए ऐसे, और ये भी माइनस में ही है। अब आगे 2,25,000, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, अभी इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं। और फोर्थ ईयर का 3 लाख। अब आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये 4 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, उन्हें हमने लिख लिया। जो पॉइंट्स उनके सामने दिए हुए थे उनको भी इसमें हमने ऐड और लेस जो करना था कर लिया। अब आगे while verification following points revealed in the books of accounts. Number 1, a fire occurred and a machine costing rupees 90,000 was destroyed by fire. ठीक है, was written off as loss in the profit and loss account for the year ended 31st March 18, यानी इस साल की बात है। 31 मार्च 18 में फायर अकर हो गई थी और लॉस हो गया था 90,000 रुपीज़ का। हमने प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ किया है मशीन का। अगर ये हम ना करते, ये एबनॉर्मल लॉस है, अगर हम ये लॉस ना राइट ऑफ करते तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा बड़ा होता, इसलिए ये प्लस 90,000 कर दिया हमने। ये मशीन के लिए कर दिया हमने, ये आपको बताने के लिए ब्रैकेट में हम लिखे दे रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, ऑन 1 अक्टूबर 18 अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1,20,000 परचेज्ड एंड वर डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। मशीन खरीदी थी, इसको डेबिट होना चाहिए था मशीन अकाउंट में, लेकिन हमने गलती से डेबिट कर दिया कहाँ? रिपेयर्स अकाउंट में। अब अगर रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा तो हमारे प्रॉफिट उस साल का घट गया होगा। तो पहले तो हमें प्रॉफिट को जोड़ना है, बढ़ाना है, मतलब 1,20,000 से। लेकिन अब किस साल के प्रॉफिट को देखिए, सबसे पहले डेट पर ध्यान दीजिए, यहाँ गलती हो सकती है आपसे। 1 अक्टूबर 18 की बात है ये। अब 1 अक्टूबर 18 का मतलब होता है ये 18-19 ईयर रहा होगा। ये 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 का ईयर है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसमें 1,20,000 रुपीज़ जोड़ देते हैं। क्यों ऐड किया? क्योंकि हमने गलती से हमने इसको रिपेयर्स में डेबिट कर दिया था, रिपेयर्स में दिखा दिया था, और रिपेयर्स में डेबिट होने की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, और एक्सपेंसेस बढ़ गए थे तो प्रॉफिट घट गया रहा होगा, इसलिए इसको ठीक करके हमने ऐड कर दिया। अब लेकिन आगे एक बात और कह रहा है कि अब जब हमने इसको मशीन अकाउंट में लिख लिया है, वहां से हटा करके मशीन में डाल दिया, तो फिर कंपनी या फर्म के नियम के हिसाब से 20% पर एनम से डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। तो अगर हम निकालेंगे तो यहां निकाल लेते हैं 1,20,000 का 20% के रेट से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 मंथ्स का, और ये आ रहा है वैल्यू 12,000। हम परसेंटेज भी 6 मंथ की बजाय 10% से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने करके पूरा आपको दिखाया है। तो 12,000 का डेप्रिसिएशन अब चार्ज होना चाहिए, इसलिए हमने इसको चार्ज कर लिया। लेकिन ये पॉइंट अभी यहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, इसका इफेक्ट अगले साल भी आएगा। वो क्यों? क्योंकि अब जब हमारी बुक्स में मशीन अकाउंट खुल गया है तो केवल 18-19 में ही डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बल्कि 19-20 में भी लगाना होगा। और चूंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसलिए आप समझ लें ये तो डेप्रिसिएशन हो गया 18-19 का, और अब 19-20 का निकालने के लिए आप कैसे करेंगे? 1,20,000 पहले साल का घट गया, ये बचा 1,08,000 वैल्यू बचेगी इनटू 20%। अब की बार 6/12 नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरे साल की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें क्या करना होगा? 1,08,000 इंटू 20%, ये आया 21,600। 21,600 ये वैल्यू आ गई हमारी। और इसका मतलब ये हो गया कि हम इस साल 19-20 में
21,600 का भी डेप्रिसिएशन घटाने जा रहे हैं। अब आगे देखिएगा, एक लास्ट पॉइंट और बचा है इसमें, और वो ये कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 19 वर ओवर वैल्यूड बाई 30%। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, इसीलिए जानबूझ के इसको शामिल किया है। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू किया गया, मीन्स सोचिए 11th में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। क्लोजिंग स्टॉक हम कहाँ दिखाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में दिखाने का मतलब ये होता है उधर इनकम्स दिखाई जाती हैं, और अगर इनकम साइड में हमने कोई चीज़ ज़्यादा लिख दी थी तो उसने हमारे इनकम को बढ़ा दिया था, अर्थात मेरा जीपी बढ़ गया था, जीपी बढ़ने से एनपी बढ़ गया होगा। तो गलती से मेरा एनपी पिछले साल का बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया था। तो जब ओवर वैल्यू किया था तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक गलती से बढ़ गया था, और बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ गया था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए अब हम प्रॉफिट को 30,000 रुपीज़ से माइनस कर देंगे। ये तो माइनस कर दिया हमने क्योंकि ये बात 19 की थी। लेकिन एक बात आपको और समझना है कि अगर 19 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था तो ओपनिंग स्टॉक भी वही वैल्यू होती है जो पिछले साल ही क्लोजिंग होती है। इट मीन्स अगले साल का ओपनिंग स्टॉक का भी ओवर वैल्यूएशन ही तो है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है, ओपनिंग स्टॉक अपने आप में कुछ नहीं होता। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वही अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगले साल ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखी गई हो रही होगी गलती से, और ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है। डेबिट में आने का मतलब हुआ कि एक्सपेंसेस साइड मेरा बड़ा हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए इस साल प्लस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर प्लस। यानी जिस साल ओवर वैल्यूएशन हुआ उस साल माइनस किया प्रॉफिट, और जिस साल ओपनिंग स्टॉक में गलती हुई तो उस साल हमने प्लस कर दिया। तो इस आपने देखा ये दो जो लास्ट के पॉइंट्स थे, इनमें डेप्रिसिएशन का और स्टॉक के एक नहीं बल्कि 2 सालों में उसके इफेक्ट सामने नज़र आए हैं। और अब देखते हैं क्या हमारे पास प्रॉफिट सब एडजस्ट करने के बाद कितना आ रहा है। फर्स्ट ईयर का आया है 2,25,000, सेकेंड ईयर का ये दो चीज़ें माइनस में हैं तो 2,25,000 प्लस 25 2,50,000 माइनस में हो गया, और अगर हम 90,000 प्लस में कर देंगे तो ये लॉस आ रहा है 1,60,000 का, 1,60,000 का लॉस है, इसको ब्रैकेट में कर दिया इसीलिए। इसके बाद 2,25,000 प्लस 1,20,000 माइनस 42,000 एक साथ कर दिया, 3,03,000 3,03,000। और लास्ट ईयर 3 लाख माइनस 21,600 प्लस 30,000, और ये आया हमारा 3,08,400। और इस तरह ये हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आ गए हैं। इन तीनों को ऐड करके जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे और लॉस को घटा देंगे, तो ये सब नेट हमारी फिगर आ रही है 6,76,400। और ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया टोटल। और इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,76,400 डिवाइडेड बाई 4 ईयर्स हैं तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे, और इस तरह ये वैल्यू आ रही है हमारी 1,69,100। और गुडविल जो हमारी है वो कहा गया था 2 ईयर्स परचेज है, तो 1,69,100 इंटू 2 ईयर्स परचेज का मतलब हुआ कि 2 सालों से, ये देखिए लिखा हुआ है 2 सालों से हमें बाद में मल्टीप्लाई करना होता है प्रॉफिट को, इंटू 2 कर दिया, और अब ये वैल्यू आ गई हमारी 3,38,200। ये हमारा गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया। अब
एक चीज और नया क्वेश्चन बनाने की जगह नहीं थी, इसी से हम आपको वेटेड एवरेज समझा देते हैं। अगर वेटेड एवरेज होता तो एक बात सबसे पहले समझ लीजिएगा, नॉर्मली तो दिया जाता है क्वेश्चन में कि आपको किससे क्या वेट्स से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर ना दिया जाए, केवल लिखा जाए 1 2 3 4 करना है, तो याद रखिएगा जो लेटेस्ट ईयर्स होते हैं उनकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमको लेटेस्ट ईयर्स के प्रॉफिट या लॉस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इसीलिए वेट दिया ही जाता है कि लेटेस्ट ईयर्स का। अभी तो क्या हुआ, चारों सालों को बराबर हमने डिवाइड बाई 4 किया ना, यानी हर साल को इक्वल मान लिया गया। लेकिन वेटेड एवरेज मानने जो लोग उसको फेवर में बात करते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि हमें लेटेस्ट ईयर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसलिए वो लोग वेट देते हैं। अब वेट देने का मतलब क्या होता है, जो ये प्रॉफिट्स हमारे निकले थे, ये फाइनल फिगर्स जो निकली थी, इन्हीं को बस हम क्या करेंगे, यहाँ जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ करे दे रहे हैं कि इन्हीं प्रॉफिट्स को, जो 2,25,000 आया था, इसको इंटू 1 और इसको इंटू 2, इसको इंटू 3, इसको इंटू 4। किसको, ये वाले प्रॉफिट्स को, ये जो आए हैं। यहाँ मेरे पास इस साइड में जगह नहीं है, इसलिए हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये जो मल्टीप्लाई करते हम इन प्रॉफिट्स को इससे मल्टीप्लाई करते, वेट दे रहे हैं। और अब जो आता, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती उनका टोटल कर देते हैं यहाँ पर, और टोटल करके जो आता उसे हम ध्यान से समझिएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 से डिवाइड कर देते। जो टोटल आता उसको डिवाइड बाई 10 कर देते, वेट्स के टोटल से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा वेटेड एवरेज हो जाता। हर साल के प्रॉफिट ऐसे ही निकाल करके जो फाइनल फिगर आती है उसको वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यूज आती हैं उनका टोटल डिवाइड किया जाता है वेट के टोटल से, और फिर उसको हम कहते हैं ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। और बाद में प्रोसीजर सेम है, मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर ऑफ ईयर्स जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं वो हम कर लेते हैं। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 से हमने तीनों मेथड्स को समझाने की कोशिश मैं करूँगा आपको, जिससे कि कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ। इसीलिए ऐसा किया है मैंने, और ज़्यादा हर मेथड के लिए अलग क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे पास बोर्ड में जगह भी नहीं थी, और मैं एक ही वीडियो में इस टॉपिक को कवर भी करना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया है आपके लिए। तो सबसे पहले अगला मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारे अकाउंटेंट्स ने ये सोचा कि जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है उसकी गुडविल होनी चाहिए या उसकी गुडविल निकालनी चाहिए। लेकिन बाद में शायद उन्हें लगा कि प्रॉफिट कमाने के लिए तो हर बिजनेस आदमी करता है, और करीब करीब मैक्सिमम बिजनेसमैन्स को प्रॉफिट होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिनको प्रॉफिट होता है सभी की गुडविल तो नहीं होती, सभी का तो इतना नाम मार्केट में नहीं होता। फिर इसके और आगे बढ़ा गया, फिर आगे समझाया गया कि जिन लोगों को, जिन बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा यानी एक्स्ट्रा या सुपर प्रॉफिट होगा, उनकी गुडविल मानी जानी चाहिए। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसको सम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, पहली चीज। अब एवरेज प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या हम निकाल लेंगे। अभी इसके जस्ट पहले मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख चुके थे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट है, बहरहाल हम एवरेज प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं। कई क्वेश्चंस में सीधे दिया होता है एवरेज प्रॉफिट है, और कई बार निकालना पड़ता है। इस क्वेश्चन में भी हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है जो फर्म में हमने कैपिटल एम्प्लॉय की है, फर्म में जो कैपिटल हमने लगा रखी है, उस कैपिटल में
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, जिसको हम लोग फेयर रिटर्न भी कह सकते हैं, जो फेयर मार्केट रिटर्न जो होती है, यानी जो नॉर्मली उस जिस बिजनेसमैन की जो लाइन है जिसमें वो जॉब जिसमें वो बिजनेस कर रहा है, उसी के जैसे उसके कंपटीटर्स नॉर्मली क्या प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसको कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर लगा देते हैं, यानी उससे हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो यहां पर हमें अब दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ा है स्पेस की वजह से, मैं पढ़े दे रहा हूं। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years वर 15-16 में 2,85,000, 16-17 में 3,30,000 एंड इन 17-18 3,75,000। ये 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है, मैंने इसीलिए एक लाइन में लिखा जिससे स्पेस मैनेजमेंट कर सकूं। नेक्स्ट पैराग्राफ है द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म ड्यूरिंग द अबव 3 years वर 6 lakhs। जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो तीनों साल हमारी 6 lakhs थी। आगे NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% दिया हुआ है। एक और बात कही गई है, द remuneration of all the partners during the period is estimated to be rupees 1,50,000 per annum। यानी एक remuneration जो दिया जाता है पार्टनर्स को, वो अभी हमें देना है, अभी इसमें नहीं दिया गया है, वो फेयर remuneration है, वो भी एवरेज प्रॉफिट निकालने में हम उसको माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। और इसके बाद कैलकुलेट करना है गुडविल। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं जो हमारा पहला है सुपर प्रॉफिट मेथड से, इसके लिए फॉर्मूला लिखा और हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए देखिए 15-16, 16-17 और 17-18 और प्रॉफिट है 2,85,000, 3,30,000 एंड 3,75,000। वेरी सिंपल। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। 3,30,000 हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, ये आया मेरा 9,90,000। और एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाई 3, तो 3,30,000 आ गया ये। अब ये फेयर रिम्यूनरेशन जो था हमारा, ये या तो हम हर साल माइनस कर लेते, लेकिन क्यों अपना काम बढ़ाएं, अब हम क्या करेंगे कि इस साल हम इसको माइनस कर देते हैं, केवल 1 साल, क्योंकि एवरेज करने के बाद माइनस कर रहे हैं, इसलिए लेस फेयर रिम्यूनरेशन। कितना है 1,50,000। अब ये कितना बच रहा है भाई, 1,80,000 बचा। तो हमारा देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 1,80,000 आ गया। और अब निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अभी क्या बताया था मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है इस क्वेश्चन में, इनटू नॉर्मली लोग कितना कमा रहे हैं, 15%। मतलब क्या होता है, 100 रुपये लगाते हैं तो 15 रुपये कमाते हैं, 100 लगाते हैं तो 15 कमाते हैं, तो 6 लाख लगाएंगे तो कितना कमाएंगे। वेरी सिंपल, ये कितना हो जाएगा 90,000। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 90 इज इक्वल टू 90,000। ये आ गया। और अब क्वेश्चन में कहा गया था कि अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड बेस्ड ऑन 2 years परचेज है, तो बस इनटू 2 कर देंगे अगर, तो ये मेरा सुपर प्रॉफिट हो गया। यहां लिख देते हैं देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 1,80,000।
तो ये हमारा हो गया, गुडविल हमारी आ गई है सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से 1,80,000 की वैल्यू हमारी आ गई है। ठीक है भाई। अब मेरा बचा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर अभी एक चीज आप अगर देखेंगे तो कैपिटल से देखिए हमने प्रॉफिट निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, कैपिटल को बेस बनाया और नॉर्मल प्रॉफिट निकाल करके एवरेज प्रॉफिट से माइनस करके निकाला। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन में से इसका उल्टा करेंगे। उल्टा से मतलब है कि हम कैपिटल प्रॉफिट को बेस बना करके कैपिटल तक जाएंगे। उसमें सोच क्या होगी हमारी, अभी हमने कहा 100 रुपये लगाते हैं तो 15 कमाते हैं। फिर वहाँ क्या सोचेंगे, 15 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये लगाने चाहिए थे। बहुत सिंपल, 15 कमाने के लिए 100 लगाने चाहिए थे। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट यहाँ कितना आया, 1,80,000 आया है। तो हम सोचेंगे कि 1,80,000 कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगाई जानी चाहिए थी, बस। और उसके बाद अगर हमने कम कैपिटल लगा रखी है और प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी वहाँ गुडविल काम कर रही है। ये कॉन्सेप्ट होता है। एवरेज प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम इसको नहीं मिटा रहे हैं और रब नहीं कर रहे हैं इसको। और अब देखिए आगे क्या करने जा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ चुका है। अब हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारी कैपिटल कितनी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारा है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू $1,80,000 इंटू 100/15। इसको अगर समझ में आया तो ऐसे बताऊं मैं आपको कि अगर हम 15 रुपीज़ कमाते हैं तो हमें 100 रुपये लगाना पड़ता है। बाकी लोगों को, जो नॉर्मली लोग हैं, वो क्या करते हैं, 15 रुपीज़ अर्न करने के लिए 100 लगाते हैं। तो 1 करने के लिए 100/15, तो 1,80,000 हम अर्न कर रहे हैं। तो 1,80,000 अर्न करने के लिए हमें कितना लगाना चाहिए था, यानी कितनी मेरी कैपिटल होनी चाहिए थी, बस यही है। तो इसको इस तरह समझाया गया। अब देखिएगा यहाँ पर 1,80,000 इंटू 100/15, यानी हमारी कैपिटल होनी चाहिए थी 12 लाख की। इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारा 12 लाख, लेकिन एक्चुअल में हमारी कैपिटल कितनी लगी हुई है, केवल 6 लाख। तो माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि है केवल 6 लाख। इसलिए जो हमारी कम कैपिटल लगी है वो क्यों, क्योंकि हमारी गुडविल है मार्केट में। तो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 6 लाख आ गया। और सुपर प्रॉफिट मेथड तो बहुत आसान। सुपर प्रॉफिट हम अभी निकाल चुके थे ऊपर, फिर से निकाले देते हैं। ये थर्ड मेथड, ये वाला मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड, सुपर प्रॉफिट अभी निकाल चुके थे, देखिए फिर से 1,80,000 माइनस अभी पीछे हमने निकाला था तो कितना आया था, 6 लाख का 15% 90,000 इज इक्वल टू 90 आया था। तो बस सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं हम, सुपर प्रॉफिट को ग्रॉस अप कर देते हैं, वही जो वहां किया है। तो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू 100/15 इंटू 100/15, 90,000 इंटू 100/15, और ये वैल्यू अगेन 6 लाख। और इस तरह सुपर प्रॉफिट मेथड से भी, कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट दोनों से हमारी वैल्यू आ गई है गुडविल की 6 लाख। तो इस तरह आपका ये मेथड, चारों मेथड्स आपके हो गए हैं। और
आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और बाकी टॉपिक्स इस चैप्टर के कवर करेंगे। थैंक यू।